हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is difference between electromagnetic and gravitational forces. तो we know that हमारे पास यहाँ पे नेचर में बेसिकली जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो पाए जाते हैं. उसमें से हमारे पास जो वीकेस्ट फोर्स होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है दैट इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं दीज आर प्रोड्यूस ड्यू टू दी चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इनका जो नेचर होता है ये स्टैटिक नेचर का भी होता है और डायनेमिक नेचर का भी होता है. जब स्टैटिक हमारे पास चार्जेस अवेलेबल होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, एंड ड्यू टू द डायनेमिक चार्जेस यानी जब हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस होता है उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी वी कैन से हियर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है. एंड ड्यू टू द मैग्नेटिज्म हमारे पास यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द फोर्सेस. और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है इनका जो नेचर होता है ये अट्रैक्शन का भी होता है और रिपल्शन का भी होता है. ये दोनों टाइप से हमें यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होती है उनको शो करवाती है. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की, तो ये हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उसके कंपैरिजन में वीक होते हैं, बट ग्रेविटेशनल फोर्स और हमारे पास यहाँ पे जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं. साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज प्रेजेंस ड्यू टू दी टू ऑब्जेक्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ द मासेस एंड केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ आर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये हमारे पास नेचर में वीकेस्ट फोर्स कंसिडर किए जाते हैं. और साथ में जो इनका नेचर होता है ये हमेशा अट्रैक्शन का हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दो ऑब्जेक्ट हमेशा एक दूसरे पे यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कंपेयर करने की दोनों फोर्सेस को, तो जो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, अगर हम दोनों की रेंज की बात करते हैं तो दोनों की जो रेंज होती है यहाँ पे हमारे पास वो इनफाइनाइट होती है. यानी अगर हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस तक या किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस तक रख लें तो उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसकी जो रेंज होती है ये इनफाइनाइट होती है. साथ में अगर हम बात करें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इनके नेचर की, तो दोनों में हम देखते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स हमें देखने को मिलता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हमें यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स शो करवाता है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में वीक फोर्सेस कंसिडर किए जाते हैं. साथ में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो यहाँ पे हमें रिपल्शन फोर्स भी देखने को मिलता है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज ओनली अट्रैक्शन फोर्स. एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ग्रेविटेशनल जो हमारे पास यहाँ पे फील्ड होता है या फोर्स होता है उसके लिए हमारे पास दो मास पार्टिकल्स जरूरी होते हैं. So from the given question we have compared and contrast the electromagnetic and gravitational forces. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.